हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 के मैथ को पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 को पढ़ लिया था। और आज का जो चैप्टर है वो प्रश्नावली 1.2 है, जिसमें कि हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 के जितने प्रश्न थे सभी को कर लिया था और प्रश्न संख्या 2 को किया था। आज हम लोग प्रश्न संख्या 3 पे चले हैं। तो इस प्रश्न में जो पूछा गया है उसको हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि करना क्या है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, बनाना है, निकालना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो कैसे बनेगा जरा देखते हैं। पहले नंबर प्रश्न को ही हम लोग हल करते हैं। यहाँ 12, 15 और 21 का पूछा गया, तो किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें 12 की, तो 12 का इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा कितना होगा? 12 का कितना होगा बताइए? 2 दूना 4, 4 तिया 12, यही होगा ना। 12 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा यही होगा ना। 2 दूना 4, 4 तिया 12। आप एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा कि यही आएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम 15 का निकालते हैं तो 3 गुने 5 हमारा आएगा। 21 का निकालते हैं तो 3 गुने 7 आएगा। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें डायरेक्ट नहीं आता है तो आप एक काम कीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा। पहले इसको सबसे पहले छोटा अंक 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगेगा तो 4 से, इस तरह से हम करते जाएंगे। 2 से काटते हैं 6 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। हो गया ना, ये लास्ट 3 से कटेगा 1 बार में। तो हमारा जो 12 का जो गुणनखंड आया वो 2 गुने 2 गुने 3। एक लिखेंगे भी नहीं, क्योंकि इससे जो भी संख्या मल्टीप्लाई करने पे आएगा उसे 1 में गुना करने पे भी वही आएगा, तो 1 को हम लोग लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो अब बताइए इस 12 को हम ऐसे ही तो लिखे हैं, इसी फॉर्म में तो लिखे हैं, 2 गुने 2 गुने 3। समझ रहे हैं ना। तो इसी प्रकार से हमें इन सब का भी हमने इसी प्रकार से निकाला है। अब आप देखिए यहाँ पे पूछा है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम, तो एचसीएफ कैसे निकलेगा और एलसीएम कैसे निकलेगा? अब देखिए, हमने अभाज्य गुणनखंड तो कर लिया, अब एचसीएफ एलसीएम निकालने की को देखते हैं कि कैसे निकलेगा। अब देखिए इस 12, इस 15 और इस 21 में, तीनों में जो संख्या जो अंक सेम मिलेगा वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, इसमें कौन सी अंक जो है तीनों में कॉमन है? कौन सा अंक तीनों में कॉमन है? अब बताइए, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, यानी 3 तीनों में क्या है? ये वाला 3 तीनों में क्या है? कॉमन है, यानी तीनों में मिल रहा है। तो जो मिला वही हमारा एचसीएफ। एचसीएफ हमारा 3। ठीक है, समझ रहे होंगे, एचसीएफ निकल गया। चलिए अब बात करते हैं एलसीएम की। देखिए जो मिला वो और जो बच गया वो सब, तो बचा हमारा क्या? 2, 2, 5 और 7। 2 ठो 2 बचा, एक 5 और एक 7, तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब इसको जो गुना करने पे आएगा वही हमारा एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, अब गुना कर लीजिए। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पच्चीस 60, 60 सत्ते 420। ठीक है, 420। तो ये जो आया ये क्या हुआ? हमारा एलसीएम कहलाएगा। तो एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसी प्रकार से निकाला जाता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा, आप समझ रहे होंगे। तो चलिए इसमें अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था इसको देखते हैं। यहाँ से कहा गया 17, 23 और 29 का निकालने के लिए। ठीक है, 17, 23 और 29 का, तो इसका कैसे निकालेंगे देखिए। आप देखिए 17 का अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा? 17 तो 17 ही से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा, यानी 17 गुने 1। 23 का निकालते हैं तो 23 गुने 1, यही ना होगा। 29 का निकालते हैं तो 29 गुने 1 होगा कि नहीं? क्योंकि 17 या फिर खुद से कट सकता है, नहीं तो 1 से कटेगा। 23 खुद से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा। 29 उसी प्रकार से खुद से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा, है ना। तो आप बताइए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो देखिए एचसीएफ कौन सा अंक होगा, क्योंकि तीनों में कॉमन कौन सा अंक है? तो 1 है, यानी तीनों में मिल क्या रहा है? 1, तो 1 हमारा एचसीएफ हो गया। एलसीएम की बात करें तो जो मिला वो 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, क्योंकि गुना में 1 से मल्टीप्लाई करने के उसका कोई माने मतलब नहीं होता है। अगर लिखना चाहे तो ये लिख लीजिए, 1 ये हो गया एलसीएम, तीनों में जो मिला है वो। ठीक है, और जो बच गया वो बचा क्या? 17, 23 और 29।
अब इस सबको गुना करेंगे कितना आएगा बताइए, इस सबको गुना करेंगे तो कितना आएगा, इस टोटल को गुना करेंगे तो 11,339 आएगा। आप गुना कर लीजिएगा तो यही हमारा आंसर हो गया। एचसीएफ 1 और एलसीएम 11,339 यानी 11,339। ठीक है, तो चलिए इसका जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। तो अगला हमारा जो प्रश्न है 8, 9 और 25 का हम लोगों को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं कि कैसे बनेगा। देखिए 8 का अगर हम करें तो 8 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुने 2 गुने 2 यही होगा ना, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, कैसे होगा आपको हमने पहले ही बताया। 9 का अगर देखा जाए तो 3 गुने 3। ठीक है, 25 का अगर हम देखें तो 25 का हमारा क्या होगा 5 गुने 5, यही होगा ना। ठीक है, तो चलिए अब आप एक चीज़ देखिए, एचसीएफ हमें निकालना है और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग मासा बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। और एलसीएम को हम लोग क्या बोलते हैं, लसा, लघुत्तम समापवर्तक। इसका फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एक चीज देखिएगा कि 8, 9, 25 में तीनों में मील कौन सा अंक रहा है। आप देखिए, तो आप देखने से आप बताइए कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है ना, लेकिन जब कुछ ना मिले फिर भी कोई ना कोई संख्या कॉमन होता है। वो कॉमन कौन सी संख्या होती है, वो 1 होती है। क्यों, आप देखिए, अगर हम यहाँ पे गुना में 1 कर देते हैं, इसमें भी गुना में 1 कर देते हैं, गुना में 1 कर देते हैं, क्या इसमें जो आएगा वो उसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या। आप देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ तक भी 8 आ रहा था, आगे भी 1 बढ़ा दिए गुना में तो 8 ही आएगा। आएगा कि नहीं, समझ रहे हो मेरी बात। तो एक क्या है, कोई भी संख्या में एक क्या होता है, मल्टीप्लाई में कॉमन होता है। समझ रहे हैं ना, कॉमन होता है। तो एचसीएफ जो हमारा आ जाएगा वो 1 हो जाएगा, और जो बच गया वो सारा का सारा एलसीएम होगा। तो बचा क्या, ये पूरा का पूरा बचा होगा, यानी 2 गुने 2 गुने 2, फिर 3 गुने 3, फिर 5 गुने 5। अब इसको गुना कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 दिया 72, 72 बचे, जो आएगा उतना में फिर 5 से गुना करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1800। कितना आ जाएगा 1800। तो यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, तो इस तीसरे प्रश्न में हम लोगों से पूछा तो गया था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसके एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। तो 3 प्रश्न थे, तीनों प्रश्न को हमने बना लिया। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से बना सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम को। ठीक है, और प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज क्लास मिलेगी। ठीक है, जो सरकारी बुक होती है उसी किताब की। तो इसमें जो अगला प्रश्न है जो भी पूछा गया है, उन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं आगे। तो चलिए, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पे, इस प्रश्न में हम लोगों से पूछा क्या गया है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बढ़िया से इसको देखिएगा कि कैसे ये बनेगी। ठीक है, हर साल आती है ऐसे प्रश्न। ठीक है, आप लोग अभी एचसीएफ एलसीएम पढ़े हैं। ठीक है, अभी तक पीछे जितने भी चैप्टर पढ़ चुके हैं, जितने भी प्रश्न पढ़े हैं, उसमें से कम 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसको बड़ा गौर से आप लोग देखेंगे। देखिए, यहाँ पूछा गया है एचसीएफ 306 657, ठीक है, बराबर 9 दिया गया है, और एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिएगा। तो हम लोग बनाते हैं यहाँ से। देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, पहले ऐसे प्रश्नों को हल करने का, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार के जब भी प्रश्न आएंगे तो उसमें ये वाला फार्मूला लागू होगा, यानी एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने
दूसरी संख्या। आप देखिए यहाँ पे एचसीएफ जो इतना बराबर कितना दिया गया है 9, यानी एचसीएफ हमारा 9 दिया गया है, तो एचसीएफ की जगह 9 कर लेंगे, एलसीएम की जगह एलसीएम ही नहीं करेंगे क्योंकि एलसीएम को निकालना है, एलसीएम इतना ज्ञात कीजिए, यानी एलसीएम ही निकालना है, तो एलसीएम को छोड़ देंगे। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। आप एक चीज़ गौर किए होंगे, 306 657 यहाँ भी है, 306 657 यहाँ भी है, यानी पहली संख्या ये हो जाएगी, दूसरी संख्या ये हो जाएगी। तो पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम की जगह एलसीएम ही रखेंगे। 306 गुने 657, ये गुना में था, इधर आके भाग में जाएगा 9। अब इस 9 से किसी को काटेंगे, जो आएगा कट के वो, उसके बाद वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बताइए 9 से अगर हम 306 को काटते हैं तो ये 34 बार में कट जाएगा, काट लीजिएगा, ठीक है। 9 से अगर हम काटते हैं 306 को तो 9 34 9 306 हो जाएगा, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 34 गुने 657। इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वही हमारा आंसर कहलाएगा, ठीक है। हालांकि हम बता देते हैं, मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका जो आंसर आएगा 22,338, तो यही आंसर आएगा। आप गुना करके एक बार चेक कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है। तो ये चौथा नंबर आपका क्वेश्चन भी बन गया। तो इसको बढ़िया तरीके से देखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, ठीक है। इससे पहले भी एचसीएफ एलसीएम पढ़े हैं, एचसीएफ एलसीएम भी आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। अगर आप इस किताब से पढ़ रहे हैं तो हर एक क्वेश्चन, हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो सारा का सारा प्रश्न यहीं से सेट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा है आपसे। पांचवा जो प्रश्न है, पूछा गया कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि ये प्रश्न कैसे बनेगा। हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग मान लेंगे, ठीक है। हम लोग कुछ मानेंगे, माना कि n बराबर 1 2 3 इस तरह से अंक मान लेंगे, ठीक है। और इस n की जगह, यानी इस n की जगह हम इस वैल्यू को डाल के देखेंगे कि ये 0 पे समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए जब यहाँ पे दिया गया है 6 पे पावर n, सॉरी हम लिख लेते हैं, जब n बराबर 1 रखते हैं, हम जब n बराबर कितना रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, ठीक है। n की वैल्यू कितना रखने रहे हैं, n, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, 6 पे पावर n यानी हो जाएगा हमारा 6 पे पावर n की वैल्यू कितना रख रहे हैं, 1, तो 6 पे पावर 1 यानी 6 पे पावर 1 का मतलब 6, ठीक है। n बराबर 2, तब हो जाएगा 6 पे पावर n यानी 6 पे पावर 2 यानी 36 होगा कि नहीं। 6 गुने 6, 6 गुने 6 2 बार गुना, फिर n बराबर 3 रखेंगे तो फिर 6 पे पावर n बराबर 6 पे पावर 3, यानी 6 पे पावर 3 रख रहे हैं, n की वैल्यू 3, तो यानी 6 को 3 बार गुना करेंगे, 6 गुने 6 गुने 6 36, 36 से 6 में करेंगे तो मेरे ख्याल से 216 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 216। समझ रहा है ना ये कैसे हो रहा है। देखिए 6 पे पावर 1 का मतलब 6 पे पावर 1 मतलब 6 का गुना 1 बार, 6 पे पावर 2 मतलब 6 का गुना 2 बार, 6 पे पावर 3 मतलब 6 पे का गुना 3 बार। समझ रहे होंगे, ये 36 ये 216, ठीक है। इन चीज़ों को आप समझे होंगे। आप एक चीज़ मिलाइए, ये जो संख्या है कहीं ना कहीं जाके तो समाप्त होगी ही होगी। इस प्रकार से जैसे जैसे संख्या बढ़ाते जाएंगे वो कहीं ना कहीं वो 0 पे जाके समाप्त होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, इसी प्रकार किसी प्राकृतिक संख्या के लिए किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 पे पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है, कहीं ना कहीं जाके तो ये अंक समाप्त होगी ही होगी।
तो ये प्रश्न भी आपका बन गया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। छठा प्रश्न पूछा गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 2 गुने 1 प्लस 1 भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए। इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। पहला दिया गया है ये वाला 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। ठीक है, आप एक चीज़ देखिए, इसमें कॉमन कौन सा अंक आपको मिल रहा है। 13 दो जगह है, एक यहाँ एक यहाँ, तो 13 को हम कॉमन कर लेते हैं, यानी कॉमा कर लेते हैं, तो बचा यहाँ पे 7 गुने 11 प्लस 1। ठीक है, 7 गुने 11 प्लस 1। अब देखिए ये 13, इसके अंदर जो मल्टीप्लाई में आएगा